गुड मॉर्निंग। तो लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का। लेक्चर नंबर 3 जो हमारे सिलेबस में है MTCP। व्हाट इज दिस MTCP? मटेरियल्स टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसका जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो नेम होता है वो क्या होता है? बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन, BMC। ठीक है, तो अभी तक हम लोग मटेरियल्स की स्टडी कर रहे हैं यूनिट 1 के अंदर। तो यूनिट 1 के अंदर जो हमने मटेरियल्स पढ़े हैं वो हमने डिटेल में पढ़ लिया है। व्हाट? सीमेंट। सीमेंट हम पढ़ चुके हैं, सीमेंट के टाइप पढ़ चुके हैं। सीमेंट का हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ लिया था, वेट और ड्राई। उसके जो इम्पोर्टेंट बॉक्स कंपाउंड्स होते हैं वो पढ़ लिए थे। देन उसके ऊपर जो हम फिजिकल टेस्ट करते हैं और केमिकल टेस्ट करते हैं वो भी हमने पढ़ लिए थे। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, है ना। उसके फाइननेस ऑफ सीमेंट किस तरह निकालते हैं, ठीक है। और एयर परमेबिलिटी क्या होता है, वेगनर टर्बोमीटर क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी किस तरह निकालते हैं, विकेट एपरेटस से इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट किस तरह निकालते हैं, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। यस और नो? तो सीमेंट का पार्ट था, सीमेंट हमारा खत्म हो गया था। अब सीमेंट के बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल आता है व्हाट? मोर्टार। कौन सा मटेरियल आता है? मोर्टार। सो हैव यू हर्ड अबाउट दिस टर्म मोर्टार बिफोर? आपने कभी मोर्टार के बारे में सुना है? तो मोर्टार नहीं सुना। तो मोर्टार बेटा होता क्या है? मोर्टार इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट प्लस वाटर प्लस फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट, ठीक है। मैंने क्या बोला? मोर्टार इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड वाटर एंड फाइन एग्रीगेट। एक और टर्म होता है कोर्स एग्रीगेट, होता है, वो प्रेजेंट नहीं होता मोर्टार के अंदर, वो कंक्रीट में प्रेजेंट होता है। वो किस में प्रेजेंट होता है बेटा? कंक्रीट में। तो अगर मुझे कंक्रीट को डिफाइन करना होगा तो कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट प्लस वाटर प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट। तो दिस इज मिक्सचर ऑफ योर ऑल दिस इंग्रेडिएंट गिव राइज टू द टर्म कंक्रीट। ठीक है, अब इसमें हम कई बार क्या करते हैं, सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस को मेंटेन करने के लिए कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के हिसाब से एडमिक्सचर्स भी ऐड करते हैं कंक्रीट। क्या हम ऐड करते हैं? एडमिक्सचर्स। एडमिक्सचर्स भी दो तरह के होते हैं, मिनरल एडमिक्सचर एंड केमिकल एडमिक्सचर। मिनरल एडमिक्सचर एंड केमिकल एडमिक्सचर। क्लियर है? तो कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर और एडमिक्सचर्स। एडमिक्सचर्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, मिनरल एडमिक्सचर्स और केमिकल एडमिक्सचर्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंक्रीट। ये हमारा नेक्स्ट मटेरियल होगा। उससे पहले हम पढ़ रहे हैं मोर्टार। तो मोर्टार में बस कोर्स एग्रीगेट का प्रेजेंस नहीं होता। तो कोर्स एग्रीगेट अगर प्रेजेंट नहीं है और जो हमारा मिक्स बना है, मतलब उसमें सैंड है और सीमेंट है और पानी मिला हुआ है, उसको हम बोलते हैं मोर्टार। क्लियर है? अब मोर्टार का एप्लीकेशन कहाँ होगा और कंक्रीट का एप्लीकेशन कहाँ होगा वो हमारे को पता होना चाहिए कि यूज़ कहाँ होगा मोर्टार का। मोर्टार हमने बोला कि कोर्स एग्रीगेट नहीं है, तो इसका मतलब जब हमारे को PCC करना होता है, PCC करते हो या फिर आप ब्रिक्स को ले करते हो, ब्रिक्स को जब एक दूसरे के साथ ले डाउन करते हो और उसके बीच में हम मोर्टार बिछाते हैं। देखा है आपने? मसाला होता है, ये आपका ब्रिक है, ठीक है, क्लियर? इसके ऊपर एक और ब्रिक बिछाते हैं। अरे यस और नो? फिर एक और ब्रिक। अब ये ब्रिक के ऊपर ब्रिक, ब्रिक के ऊपर ब्रिक हमने डाल दिया। किसकी मदद से डालेंगे? विद द हेल्प ऑफ सीमेंट? नॉट विद द हेल्प ऑफ सीमेंट, विद द हेल्प ऑफ मोर्टार। समझ में आ गया कहाँ पे यूज होता है मोर्टार का? मोर्टार इज प्रोवाइडेड टू प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग कीयर जॉइंट बिटवीन द लेइंग ऑफ द ब्रिक्स। जॉइंट प्रोवाइड करने के लिए, कीयर जॉइंट मतलब जो स्ट्रॉन्ग जॉइंट प्रोवाइड करना है कहाँ पे? दो ब्रिक्स के बीच में। उसमें हम कहाँ पे क्या लगाते हैं? मोर्टार। क्लियर है? तो मोर्टार का एप्लीकेशन समझ में आ गया। मोर्टार क्यों बिछाते हैं? क्योंकि हमारे को जो दो ब्रिक्स हैं उसके बीच में जॉइंट प्रोवाइड करना होता है जिससे कि वो एक दूसरे के साथ इंटैक्ट रहे।
फर्दर ब्रिक्स लगाते जाएंगे। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया व्हाट, मोटार। अब मोटार की क्या क्लासिफिकेशन होते हैं? मोटार को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी के बेसिस पे हम मोटार को क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लियर है? मोटार को हम प्रॉपर्टीज क्या होती है कि हमारी जो मोटार बनेगा वो प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? मोटार चीप होना चाहिए पहली बात तो, मोटार ड्यूरेबल होना चाहिए, मोटार जो हम फॉर्म कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, वो चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। मतलब हमने मोटार जो मटेरियल्स हमने डाला है, मटेरियल्स क्या डालता है मोटार के अंदर? सीमेंट और वाटर और फाइन एग्रीगेट। तो उन तीनों का जो मटेरियल चूज किया है वो इंफीरियर क्वालिटीज के नहीं होने चाहिए, गुड क्वालिटीज के होने चाहिए। तो मोटार की जो आपका प्रॉपर्टीज है वो चीप होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। जो आप मटेरियल यूज कर रहे हो वो भी आपके अच्छे मटेरियल होने चाहिए, खराब मटेरियल नहीं यूज करने हैं। तो ये आपका प्रॉपर्टी हो गया, क्लासिफिकेशन बता दिया हमने। अब मोटार के अंदर सैंड डाला है हमने, सैंड का बहुत बड़ा रोल है। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइन एग्रीगेट इन द मोटार? मोटार में सैंड जो प्रोवाइड करता है वो सेटिंग के काम आता है। मोटार में जो सैंड प्रोवाइड करते हैं वो कई बार सैंड का प्रोपोर्शन क्या होता है मोटार के अंदर बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल। तो सैंड ज़्यादा मात्रा में है तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। क्लियर है? सैंड ज़्यादा है, सैंड तो नेचुरल है, नेचुरली अवेलेबल है, रिवर से मिल रहा है, तो वो ज़्यादा मात्रा में है तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। मतलब उसकी स्ट्रेंथ भी हमारी कई बार मोटार की बढ़ती है। क्यों? क्योंकि सैंड भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ में कहीं ना कहीं लिटिल बिट उसको क्या करता है, एनहांस करता है। तो सैंड का अगर मैं पर्पस बताता हूँ, मतलब फाइन एग्रीगेट का पर्पस बताता हूँ, तो वो सेटिंग के काम आता है, सेट करने में अच्छा मदद करता है मोटार को, कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है, ठीक है। श्रिंकेज के काम आता है। श्रिंकेज क्या होता है? पानी आपने डाला, पानी सूख गया, श्रिंक होगा, अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग की वजह से क्या हो जाएगा? श्रिंक होना स्टार्ट होता है, सूखा पड़ जाता है, सिकुड़ जाता है, समझ रहे हो? तो वो प्रॉपर्टी किसकी वजह से बच रही है? श्रिंकेज जो प्रॉपर्टी है मोटार में सैंड की वजह से अवॉइड हो रही है। इसका मतलब जो हम फाइन एग्रीगेट यूज कर रहे हैं मोटार के अंदर वो श्रिंकेज को भी कम करता है। तो फाइन एग्रीगेट जो कि सैंड है, फाइन एग्रीगेट को हम क्या बोलते हैं? सैंड। सैंड कौन सा सैंड? रिवर सैंड जो हम लेके आ रहे हैं नदियों से, देखा है ना आपने सैंड? ये सैंड का पर्पस क्या है मोटार के अंदर? सेटिंग प्रोवाइड करना, यस और नो? श्रिंकेज प्रोवाइड करना, श्रिंकेज को बचाना, मतलब प्रोवाइड नहीं करना, श्रिंकेज को मिटिगेट करना, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव बनाना, और कई बार स्ट्रेंथ का भी प्रमोशन करता है, यस और नो? ये क्या होगा इसके फंक्शंस ऑफ फाइन एग्रीगेट इन मोटार। इसको हम क्या बोल सकते हैं? फंक्शंस ऑफ फाइन एग्रीगेट इन मोटार। मोटार के अंदर इनकी बात चल रही है ना ये, यस और नो? तो मोटार के फंक्शंस आपने पढ़ लिए, मतलब मोटार में सैंड के फंक्शंस पढ़ लिए। अब एक और इम्पोर्टेंट इफेक्ट देखने को मिलता है मोटार के अंदर, कौन सा इफेक्ट? बल्किंग ऑफ सैंड। क्या होता है इफेक्ट का नाम? बल्किंग ऑफ सैंड। ये इम्पोर्टेंट है इफेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। ये इफेक्ट बल्किंग ऑफ सैंड में क्या होता है? बेसिकली बल्क का क्या मतलब होता है? फूलना। बल्किंग हो गया सैंड। सैंड कब फूलेगा? जब उसमें मॉइस्चर आएगा। पानी की मात्रा, मॉइस्चर कंटेंट की मात्रा जब बढ़ जाती है किसमें? सैंड में, तो जो सैंड के जो खुद के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या करने चालू कर देते हैं? एक दूसरे को पुल आउट करना चालू कर देते हैं। अपना सैंड पार्टिकल दूसरे सैंड पार्टिकल से टकराएगा तो एक फिल्म बन जाती है। जब एक आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर सैंड में पहुंच जाता है, और जो ऑप्टिमम मॉइस्चर होता है सैंड के अंदर, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, वो होता है 5 to 6%। 5 to 6% ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है सैंड में, ठीक है, इन केस ऑफ
जो आपका मोटर है, मोटर में जो सैंड होता है, बल्किंग ऑफ सैंड को अवॉइड करने के लिए जो ऑप्टिमम मॉइस्चर, पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 5 से 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर क्या होगा, 5 से 6% से ज़्यादा अगर होगा तो जो सैंड पार्टिकल्स के अराउंड में फिल्म बन गई है वाटर की, वो क्या करने लगेगा, एक दूसरे को सैंड पार्टिकल्स को पुश करना चालू कर देगा, जिससे कि बल्किंग और बढ़ जाएगी। भाई अगर एक दूसरे को सैंड पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना सैंड, तो आपने देखा है, साइज आप जियोटाइप में पढ़ोगे इसका सैंड का 4.75 mm से लेस देन कम साइज पार्टिकल्स होते हैं सैंड। फोर्स एग्रीगेट कौन सा होता है, जिसका साइज 4.75 mm से ग्रेटर होगा। ठीक है, ठीक है, 4.75 mm से पार्टिकल के साइज से बड़े पार्टिकल को हम बोलते हैं, मतलब हम इसको सी नंबर से डिफाइन कर देते हैं। फोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ISC, और 4.75 mm की स्क्वायर ओपनिंग्स की सीट से अगर मटेरियल पास हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे फाइन एग्रीगेट। अगर 4.75 mm की सीट पे अगर कोई मटेरियल रिटेन हो रहा है उसको हम बोलेंगे फोर्स एग्रीगेट। समझ में आया डिफरेंस बिटवीन फाइन एग्रीगेट और फोर्स एग्रीगेट? समझ में आया? किस पे डिपेंड करता है, 4.75 mm की सीट साइज पे। तो सीट साइज कैसे होती है, सीव आपने देखा है, दिस इज राउंडेड सीव, इसमें स्क्वायर ओपनिंग्स होती हैं। कैसी ओपनिंग्स होती है बेटा, स्क्वायर ओपनिंग्स। ये क्या बन गया, स्क्वायर। ठीक है, अब कितना स्क्वायर की ओपनिंग होगी, 4.75 mm। ठीक है, आप कैसे चेक करते हो, शेक करते हो सीव को, इस पर आपने मटेरियल डाला कुछ, उस पर आपने शेक करा, 15 मिनट की शेकिंग करने के बाद मटेरियल अगर 4.75 mm की सीट पे रिटेन हो गया, रिटेन का क्या मतलब होता है, इस पर रुक गया, तो वो मटेरियल फोर्स एग्रीगेट होगा। ठीक है, और इससे पास आउट हो गया तो वो फाइन एग्रीगेट होगा। अब हम बात कर रहे थे फाइन एग्रीगेट की। फाइन एग्रीगेट की बात क्यों कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि मोटार में यूज हो रहा है उसका, मोटार में यूज हो रहा है, तो क्या पर्पस था उसका, श्रिंकेज, सेटिंग, स्ट्रेंथ और कॉस्ट इफेक्टिव बनाना। फंक्शंस ऑफ मोटार, फंक्शंस ऑफ फाइन एग्रीगेट इन मोटार। उसका मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी, चीप होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, और मोटार में जो हमारा मोटार बनेगा वो इस तरह होना चाहिए कि जो डिजाइन स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ रियल एप्लीकेशन ऑफ लोड, वो सस्टेन कर ले, मतलब स्ट्रेस आउट नहीं होना चाहिए। स्ट्रेसेस को बियर करने के लिए तो मोटार बना रहे हैं, लोड को बियर करने के लिए तो हम बना रहे हैं ब्रिक्स पे। ब्रिक्स जब हम वॉल बनाते हैं, वॉल भी दो तरह की होती है, एक होती है लोड बियरिंग वॉल, एक होती है नॉन लोड बियरिंग वॉल। नॉन लोड बियरिंग वॉल कौन सी वॉल होती है, जो कि हमारी पार्टीशन वॉल होती है, जो हम रूम्स के अंदर बनाते हैं वॉल्स, 9 इंची की वॉल, 4.5 इंची की वॉल, उसको हम बस ओनली पार्टीशन के लिए बनाते हैं, उस पर लोड ट्रांसफर नहीं होता है। मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर में लोड ट्रांसफर किस तरह होता है, अगर कोई बिल्डिंग है G+3 बिल्डिंग का लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म अगर आपको मैं बताऊं तो कैसे ट्रांसफर होता है लोड। हम लोग स्लैब पे बैठे हुए हैं, स्लैब पे बैठे हुए हैं, नीचे स्लैब है, इसको स्लैब बोलते हैं, अरे स्लैब है। बीम्स कौन सी हैं, क्या कौन सी बीम, बीम ये वाली, ये वाली स्लैब नीचे वाली, कॉलम्स वर्टिकल एक्सियल कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, फाउंडेशन नीचे होगा जब हमने कंस्ट्रक्शन करा होगा, और फाउंडेशन के नीचे हमारा सेफली लोड पास हो जाएगा। अब कैसे होगा पास, स्लैब पे हम अपना लोड रख रहे हैं, हमारा वेट, मेरा 80 kg वेट, आप लोगों का 60 kg वेट, 60 kg वेट, सब लोगों का वेट कहाँ पे जा रहा है, स्लैब पे। अब स्लैब पे लोड ट्रांसफर होता है बीम्स पे, स्लैब का लोड ट्रांसफर कहाँ पे होता है, बीम्स पे। हमारा जो लोड ट्रांसफर हो रहा होगा वो बीम्स पे हो रहा होगा, साइड की बीम्स पे। कैसे होता है बीम्स पे लोड ट्रांसफर, देख लो, अगर हमने लोड लगाया है स्लैब पे तो जो लोड ट्रांसफर होता है वो कुछ ट्रेपेजॉइडल मैनर में होता है। किस तरह होता है बेटा, ट्रेपेजॉइडल मैनर में होता है। तो ये आपका देखो, ये लोड है, ये लोड कहाँ जा रहा है, बीम्स पे जा रहा है, नहीं जा रहा, अरे दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब मैं बैठ जाऊंगा इसके अंदर, दिख रहा है ना,
तो ये यहाँ पे हमारा कॉन्सेंट्रेटेड मास एक्ट हो रहा है और ये मास सीधे कहाँ जा रहा है, बीम्स पे। दीज आर योर बीम्स। बीम्स भी कितने तरह की होती हैं, 2 टाइप्स, सेकेंडरी बीम्स और प्राइमरी बीम्स। यस और नो? प्राइमरी बीम्स होती हैं, सेकेंडरी बीम्स होती हैं। क्लियर है? अब हम स्लैब पे थे, स्लैब का लोड ट्रांसफर हुआ बीम्स पे। अब बीम्स कहाँ पे लोड ट्रांसफर करेगा बेटा बताओ? कॉलम पे। वो कहाँ पे लोड ट्रांसफर करेगा? कॉलम्स पे। तो लोड ट्रांसफर कॉलम पे होगा। कॉलम शुड बी स्ट्रॉन्ग। कॉलम्स हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। रीजन बताऊंगा क्यों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए बीम्स की कंपैरेटिवली। ठीक है? हाँ, स्ट्रॉन्ग रहेगा। रीजन क्या है? रीजन है कॉलम पे सब कुछ टिका हुआ है। एक कॉलम अगर ब्रेक हो गया, तोड़ दिया, टूट गया, फेल हो गया, कंप्लीट स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। बट इफ वन बीम फेल्स, अगर सेकंड फ्लोर पे हो, सेकंड फ्लोर की बीम अगर फेल हो गई तो इट विल नॉट गोइंग टू कोलैप्स योर कंप्लीट स्ट्रक्चर, इट विल बी योर लोकल फेलियर। वहाँ पे आपको जो फेलियर मिलेगा लोकल फेलियर होगा। आपका चांसेस ऑफ डेथ भी कम होगी और आपका लाभ हानि जो बोलते हैं जो हमारा वो कम होगा। समझ लो? तो कॉलम शुड बी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कॉलम्स बनने चाहिए, बीम्स वीक हो। स्ट्रॉन्ग कॉलम वीक बीम्स के बेसिस पे हम डिजाइन करते हैं स्ट्रक्चर। तो कॉलम्स पे लोड ट्रांसफर हो रहा है ना, अल्टीमेटली लोड ट्रांसफर कॉलम कर रहा है। अब कॉलम कहाँ पे कर रहा होगा? फाउंडेशन पे। जो फुटिंग हम बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, फाउंडेशन लोड ट्रांसमिट करता है ग्राउंड पे और ग्राउंड पे लोड हमारा सेफली ट्रांसमिट होता है। तो दिस इज द ऑल अबाउट योर लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म। लोड ट्रांसफर होता है हमारा स्लैब का। हमारा लोड जो होता है वो लाइव लोड बोलते हैं। हमारा जो लोड है ना, हम लोग क्या है, मूव कर रहे हैं ना, हम लोग कभी हैं कभी नहीं है। टेबल कुर्सी कभी हैं कभी नहीं है। पंखे ट्यूबलाइट बाद में लगाए गए हैं। मेरा कहने का मतलब है जो मोबाइल लोड होते हैं, जो हम हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, उसके लिए स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है इन ल्यू ऑफ कि भाई मैक्सिमम स्ट्रक्चर हमारे को डिज़ाइन करना है। तो 5 kg पर मीटर स्क्वायर का लोड लग रहा है, 3 kg पर मीटर स्क्वायर का लोड लग रहा है, 2.5 kg पर मीटर स्क्वायर का लोड लग रहा है। कंसीडरेशन करते हैं। ड्राइंग रूम में लोड, लाइव लोड जो है वो अलग लेते हैं, किचन में लाइव लोड अलग लेते हैं, टॉयलेट्स में लाइव लोड अलग लेते हैं, बालकनी में लाइव लोड अलग लेते हैं। लाइव लोड डिज़ाइनिंग के वक्त हमारे को नहीं पता होता ना, बट हम जब डिज़ाइन करते हैं तो IS कोड का इस्तेमाल करते हैं। IS 875 पार्ट 2 में दिया हुआ है, किसका जिक्र किया हुआ है? लाइव लोड का। किसका जिक्र किया है बेटा? लाइव लोड का। अब लाइव लोड में ये बताता है IS कोड कि ड्राइंग रूम में कितना लाइव लोड हम कंसीडर करें, किचन में कितना करें, टॉयलेट्स में कितना करें, स्टोर रूम में कितना करें, स्टेयर केस पे कितना करें, बालकनी पे कितना करें, टेरेस पे कितना करें। समझ लो? टेरेस पे क्या होता है? कुछ होती है टेरेस नॉन एसेसिबल, कुछ होती है एसेसिबल। नॉन एसेसिबल मतलब जहाँ पे हम जाते नहीं है जनरली। घरों की टेरेस पे तो हम जाते हैं, बट कुछ टेरेस होती हैं जैसे G+14 बिल्डिंग है, उस पर बस मेंटेनेंस के लिए जाएगा बंदा, पानी की टंकी सफाई करने के लिए जाएगा, और वैसे आपको अलाउ नहीं है जाना। या सौ सोसाइटीज़ में ऐसे होता है ना कई बार, तो वहाँ पे नॉन एसेसिबल हो गया। तो वहाँ पे लोड हम ज़्यादा तो नहीं डिज़ाइन करेंगे, हम लोड को क्या करेंगे? कम के लिए डिज़ाइन करेंगे कि भाई 2-4 बंदे जाएंगे एक बार में। भाई ज़्यादा के लिए अगर आप डिज़ाइन करोगे तो लोड ज़्यादा के लिए डिज़ाइन करोगे तो क्या होगा? मटेरियल भी बढ़ेगा, डिज़ाइन स्ट्रेसेस बढ़ेंगे, तो क्या होगा? इकोनॉमी कम होती जाएगी, है ना? इकोनॉमी कम होगी, मतलब इकोनॉमी हमारी बढ़ जाएगी, मतलब है ना, इकोनॉमिक नहीं रहेगा वो स्ट्रक्चर। ठीक है? तो हमारे को देखना होता है IS कोड के हिसाब से। मैं बात कर रहा था लाइव लोड की। हम लोग क्या है? लाइव लोड। टेबल कुर्सी क्या है? लाइव लोड। बोर्ड क्या है? लाइव लोड। पोडियम इज लाइव लोड। ठीक है? डेड लोड होता है दूसरा क्या होता है? डेड लोड। अब डेड लोड क्या होता है बेटा? डेड लोड वो लोड जो कि मोबाइल नहीं है, जो कि कंस्ट्रक्शन, जब सुपर स्ट्रक्चर हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है या हुआ है, उसके अलावा
और कोई लोड हम कंसिडर नहीं कर रहे। मतलब हमने कॉलम लगाया होगा, डिजाइनिंग के वक्त कॉलम का कंसिडरेशन क्या है, कॉलम का खुद का वेट होगा, वो तो खुद का वेट है ना कॉलम का, उसको तो कंसिडर करना पड़ेगा ना। अब वो बार बार हटेगा तो नहीं कॉलम, कॉलम बार बार हटा दोगे एक बार स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्शन करने के बाद नहीं हटा होगा। बीम्स का डायमेंशन आ गया शेप में, मान लो 300 mm का 500 mm की बीम्स यूज करनी है, तो वो बीम हमेशा रहेगी अगले 100 साल तक, यस और नो। तो वो आपका क्या हो गया, डेड लोड की कैटेगरी। आपने फ्लोरिंग बिछा दी, फ्लोरिंग है टाइल्स, टाइल्स भी आपने एक बार स्ट्रक्चर में अगर आपने लगा दिया तो वो सुपर डेड लोड की कैटेगरी में आ जाता है। अब टाइल्स बार बार बदलता नहीं है ना आदमी, अब टाइल्स बदल दोगे तो क्या हो जाएगा, मार्बल बिछा दिया आपने, मान लो टाइल्स हटा के 20 साल बाद, तो क्या होगा, आपने जब डिज़ाइन किया था स्ट्रक्चर को तब आपने टाइल्स के हिसाब से डिज़ाइन किया था। जब हमने टाइल्स का यूनिट वेट लिया था कि एक यूनिट वेट टाइल्स का कितना आ रहा है, तो जितना लोड आ रहा होगा पूरे कमरे पे वो मैं डिज़ाइन जब करूँगा स्ट्रक्चर को तब कंसिडर कर लूँगा। बट आपने क्या काम किया, टाइल्स हटा दी, तो टाइल्स मान लो लोड ले रही थी 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मार्बल लगा दिया, मार्बल लोड ले रहा है, मान लो उसका यूनिट वेट है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रक्चर डिजाइनर ने तो क्या किया था, 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से काम किया था, यस और नो। तो वो और आपने चेंज कर दिया 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर, फेल नहीं होगा स्ट्रक्चर, घबराओ नहीं। आप लोगों को क्या लग रहा है फेल हो जाएगा स्ट्रक्चर, फेल नहीं होगा। हम भी तो लाइव लोड है, हमारा भी तो लोड कंसिडर हो रहा है, तो हमारे लोड में वो एडजस्ट हो जाएगा, समझ लो। तो उस कैटेगरी में वो डेड लोड की कैटेगरी में नहीं आएगा जब आपने मार्बल बदल दिया ना। आप समझ में आ रही है, कंक्रीट है, कंक्रीट का खुद का वेट होता है, तो कंक्रीट का खुद का वेट भी खुद की डेंसिटी होगी 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो वो खुद की जो डेंसिटी है, कॉलम का खुद का डायमेंशन है, मान लो 15 मीटर का कॉलम है और उसकी विड्थ है 500 mm, ठीक है, और उसके अंदर भरा है कंक्रीट, यस और नो। तो ये लोड कंसीडर हमने पहले कर चुके हैं, वो हमारा डेड लोड हो गया, समझ में आ गया। लाइव लोड वो लोड जो लोग स्ट्रक्चर के दौरान बाद की बात है, जो हम दरवाजे हैं ये सब बाद में लगाए जाते हैं, ये बात है, तो इनका लोड भी हम कंसीडर कर लेते हैं। अब लाइव लोड का तो मैंने बोला कहाँ से देखने को मिलता है, IS 875 पार्ट 2, और डेड लोड का कहाँ से मिलता है, पार्ट 1 से। कहाँ से, 875 पार्ट 1 से, क्लियर। अरे यस और नो, समझ में आया। मैंने बताया लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म, लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म में डेड लोड बताया, लाइव लोड बताया, ठीक है। ये आपका पर्पज नहीं है बताने का, बट मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ कि इस तरह के लोड ट्रांसफर होते हैं, डेड लोड क्या होता है, लाइव लोड क्या होता है, IS कोड कैसे देखते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना आपको। अगर मैं आपको RCC स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा अगले ईयर में, नेक्स्ट ईयर में RCC डिज़ाइन करोगे, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करोगे, जो भी हम बातें कर रहे हैं ना कि वहाँ पर हम डिज़ाइन भी करेंगे, बीम्स को डिज़ाइन करेंगे, कॉलम को डिज़ाइन करेंगे। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि लोड ट्रांसफर कैसे होगा, स्लैब का लोड गया बीम्स पे, बीम्स का लोड कॉलम पे, कॉलम का लोड फाउंडेशन पे, और सेफली ग्राउंड। समझ में आ गया, क्लियर। तो अभी हम कहाँ पे चल रहे थे, बात कहाँ कर रहे थे हम, सीमेंट की, फाइन एग्रीगेट की और वाटर की। इसको हम बोलते हैं मोर्टार। मोर्टार में हमने पर्पस देखा था, फंक्शन देखा था, सैंड का क्या फंक्शन है, फंक्शंस ऑफ फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट के फंक्शन देख लिए थे, उसकी प्रॉपर्टीज देख ली थी, ठीक है। उसके बाद मैंने बल्किंग ऑफ सैंड की बात करी थी। बल्किंग ऑफ सैंड में पानी की मात्रा ऑप्टिमम कितना होना चाहिए, 5 to 6%। उसके बाद बियॉन्ड हो जाएगा, तो जो इंक्रीज होगा वॉल्यूम है ना, जो इंक्रीज होगा वॉल्यूम है मोर्टार में, जो सैंड में, वो 20 से 25% एक्स्ट्रा, 20 से 40% एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाएगा। तो बल्किंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो आपका क्या होगा, बल्किंग अगर ज़्यादा हो गई तो वेट भी उसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब पानी मात्रा ज़्यादा है पर क्वांटिटी वो कम होगी, बात समझ में आ रही है भाई। सैंड का जो खुद का वेट है वो आपका मान लो आ रहा है इस कंटेनर के अंदर, तो अगर वो सूखी सैंड होगी तो ज़्यादा सैंड आएगी, वो गीली हो गई तो वॉल्यूम तो मेरा इतना ही है, अरे वॉल्यूम तो मेरा इतना ही है, तो क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वेट बढ़ जाएगा ना उसका, तो आपका लॉस होगा। तो आपका बल्किंग ऑफ सैंड जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, वो पैरामीटर
आपको गवर्न करना होता है कि 5 to 6% से ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट 5 to 6% अगर होगा ऑप्टिमम, तो वो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा 20 to 40%। तो दिस इज नोन अबाउट योर बल्किंग ऑफ सैंड। तो बल्किंग ऑफ सैंड में क्या होता है, जब सैंड में पानी का इंटरेक्शन होता है तो सैंड पार्टिकल्स के अराउंड एक फिल्म इंट्रोड्यूस हो जाती है। वो फिल्म दूसरे सैंड पार्टिकल को अपनी तरफ से दूसरी तरफ पुश करना चालू कर देती है, जिससे क्या होता है हमारा क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। तो इसीलिए 5 to 6% इज द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर योर सैंड, जिससे कि जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा मोर्टार में वो 20 to 40% से ज़्यादा नहीं होगा। जिससे कि मैंने आपको बता दिया कि क्वांटिटी आप सैंड की क्या करने वाले थे, सैंड की क्वांटिटी कम नापने वाले थे। अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई, वेट तो बढ़ जाएगा, क्वांटिटी कम आएगी, क्योंकि वो बल्क ज़्यादा हो जाएगा, फैल ज़्यादा आ जाएगा, हमारे लिए बेकार। तो दैट इज़ नॉट यूजफुल फॉर आवर कंस्ट्रक्शन पर्पजेज। तो बल्किंग ऑफ सैंड समझ में आ गया, प्रॉपर्टीज़ में सैंड का पर्पस समझ में आ गया, लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म समझ में आ गया, प्राइमरी बीम, सेकेंडरी बीम्स, डेड लोड क्या होता है, लाइव लोड क्या होता है, हमारा लोड कौन सा है, लाइव लोड। टेबल कुर्सी का लोड कौन सा है, लाइव लोड। मैंने बात करी थी टाइल्स की, फ्लोरिंग की, वो सारा लोड था हमारा डेड लोड। फ्लोरिंग के लोड को हम सुपर डेड लोड भी बोलते हैं। जो स्लैब का लोड होता है वो हमारा डेड लोड। क्लियर है, ये सारा मैंने बता दिया आपको। इसके बाद मोर्टार हमारा फिनिश हो गया। मोर्टार की प्रॉपर्टी देख लिया हमने, बल्किंग ऑफ सैंड देख लिया। मोर्टार और कंक्रीट में क्या डिफरेंस है, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट में क्या डिफरेंस है, वी आर डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल विल बी आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या होगा, कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे लाइम, फिर पढ़ेंगे हम टिम्बर, फिर हम पढ़ेंगे योर टिम्बर के बाद हम बस खत्म कर देंगे मटेरियल को। स्टोन्स के बारे में पढ़ लेंगे, स्टोन्स पढ़ लेंगे, ब्रिक्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स, स्टोन, ब्रिक्स, टिम्बर, लाइम, कंक्रीट, सीमेंट और मोर्टार। बस these are the important building materials which you have to study in your unit 1 of MTCP, materials testing and construction practice. Is it clear? Effective lecture? चलिए, thank you so much. Thank you.